साहस, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, त्याग और बहादुरी की मिसाल। शहीद भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी जो 23 साल की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर झूल गए। दोस्तों, इतना तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन भगत सिंह के जीवन और मृत्यु से जुड़ी कुछ ऐसी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिनमें से कुछ बातें शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको भगत सिंह के जीवन को समझने के साथ साथ अपने जीवन के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन और स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। 28 सितंबर 1907। दोस्तों, ये बात है आज से करीब 110 साल पहले की, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। तब पाकिस्तान भारत का ही अंग था जिसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के ल्यालपुर जिले के बंगा गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। दोस्तों, भगत सिंह जी के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता एवं चाचा अजीत सिंह भी सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह के परिवार के सभी लोग बड़े वीर एवं साहसी थे। दोस्तों, भगत सिंह बचपन से ही साहसी, बहादुर एवं निडर थे। उनकी हिम्मत को देखकर उनसे बड़ी उम्र के बच्चे भी उनसे घबराते थे। एक बार की बात है, जब वे अपने पिता के साथ खेत में गए, तब उन्होंने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी, आप लोग खेत में क्या करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग खेत में बीज बोते हैं, जिससे फसल होती है और हमें ढेर सारा अनाज प्राप्त होता है। तो इस पर भगत सिंह ने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी, अगर ऐसा ही है तो आप लोग खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते, ताकि हमारे पास ढेर सारी बंदूकें हो जाएं और हम डट कर अंग्रेजों का सामना कर पाएं। दोस्तों, सरदार किशन सिंह अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर पहले तो हैरान हुए, किंतु मन ही मन वे खुश भी हुए कि उनका बेटा देशभक्ति की राह पर जा रहा है। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मन में देशभक्ति की भावना और मजबूत होने लगी। 13 अप्रैल 1919। दोस्तों, यह वो दिन था जिस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे भगत सिंह के मन एवं आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया और उनके मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आक्रोश भर दिया, क्योंकि इस दिन ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसे जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेजी अधिकारी ने रोलेट एक्ट के विरोध में हो रही शांतिपूर्ण सभा पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवा दी। दोस्तों, इस घटना में 1000 से भी अधिक लोग मरे। जब भगत सिंह ने इस घटना के बारे में सुना, तब वे 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटनास्थल पर पहुंच गए और वहां जो उन्होंने देखा वह बहुत ही दर्दनाक था। और उस दिन उन्होंने उन शहीदों के बलिदान के प्रतिशोध का संकल्प लिया और खून से सनी हुई मिट्टी घर लेकर आए। और दोस्तों, उस समय उनकी उम्र केवल 12 साल की थी। 1 अगस्त 1920। दोस्तों, यह वो दिनांक है जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। इसके तहत गांधी जी ने घोषणा की कि कोई भी भारतीय ब्रिटिश सरकार का साथ न दे। हर सरकारी नौकर नौकरी छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्रियों से निकल जाएं, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें, कोई किसी तरह का टैक्स ना दे, सारे विदेशी कपड़े जला दो। इसके पीछे उनका मकसद था कि ब्रिटिश सरकार का भारत में सारा कामकाज रुक जाए। गांधी जी ने लोगों को विश्वास दिलाया, अगर सब लोगों ने मिलकर ऐसा किया तो भारत को 1 साल के अंदर आजादी मिल जाएगी। दोस्तों, भगत सिंह के परिवार के लोग बचपन से ही गांधी से प्रभावित थे। साथ ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं असहयोग आंदोलन का भी समर्थन करते थे। और दोस्तों, मात्र 13 साल की उम्र में ही
भगत सिंह गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को भी जला दिया। दोस्तों, फिर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके फलस्वरूप भीड़ ने उत्तेजित होकर पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी दुखी हुए और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन ये कहकर वापस ले लिया कि अभी हमारा देश स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन रद्द करने के कारण भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति रोष उत्पन्न हो गया। इसके बाद उन्होंने कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ना आरंभ कर दिया। उनके साथ के क्रांतिकारियों में सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु प्रमुख थे। दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग लड़ने हेतु हथियार खरीदने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की घटना हुई, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के उपरांत ब्रिटिश सरकार ने 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी। इस घटना से भगत सिंह अत्यधिक नाराज हुए और उन्होंने सन 1928 में अपने संगठन नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ विलय कर दिया और उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दिया गया। दोस्तों, 30 अक्टूबर 1928 को उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक जुलूस में भाग लिया, जिसमें हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी बुरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों, उस समय लाला लाजपत राय जी ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन भगत सिंह एवं उनके साथियों ने इस कोर्ट को मारने की योजना बनाई, जो कि ब्रिटिश सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह एवं राजगुरु ने इस कोर्ट के साथी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी और स्वयं वहां से भाग निकले। मित्रों, इस घटना के बाद भगत सिंह ने अपने बाल एवं दाढ़ी कटवा दी ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को भारत के आम नागरिकों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं था। उसका एकमात्र उद्देश्य भारत को लूटना था। इसी कड़ी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ मजदूर विरोधी बिल पास किए गए, जो भगत सिंह एवं उनके साथियों को स्वीकार्य नहीं थे। मित्रों, इन मजदूर विरोधी बिलों का विरोध जताने के लिए भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को जनरल असेंबली में बम फेंके। दोस्तों, ये बम सोच समझकर खाली जगह पर फेंके गए ताकि किसी की मौत ना हो, क्योंकि ये बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, केवल ब्रिटिश सरकार को उसकी गहरी नींद से जगाना था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्वयं अपनी गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि भगत सिंह ने ये मान लिया था कि उनका जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने लाना। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को जिस जेल में रखा गया, वहां भगत सिंह ने देखा कि वहां भारतीय एवं अंग्रेजी कैदियों के मध्य भेदभाव किया जाता है। भारतीय कैदियों के लिए वहां सब कुछ बहुत दुखदायी था। जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्दियां वर्षों से बदली नहीं गई थी। रसोई क्षेत्र एवं भोजन चूहे एवं कोकरोचों से भरा रहता था। पढ़ने एवं लिखने हेतु अखबार एवं कागज पेन आदि नहीं दिए जाते थे, जबकि उसी जेल में अंग्रेज कैदियों हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। यह सब देखकर भगत सिंह ने यह निर्णय लिया कि जब तक भारतीय कैदियों को भी अंग्रेजी कैदियों के समान सुविधाएं नहीं मिलती, तब तक वे खाना नहीं खाएंगे। जून 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने भूख हड़ताल आरंभ कर दी। ब्रिटिश सरकार ने उनकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए उन्हें कई तरह से टॉर्चर किया, किंतु उन्होंने अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों को भी रखा गया था। भगत सिंह को भूख हड़ताल करते देख उनके अन्य साथियों ने भी भूख हड़ताल करना आरंभ कर दिया। दोस्तों,
13 सितंबर 1929 को 63 दिन की लगातार भूख हड़ताल के कारण महान क्रांतिकारी जतिंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और भगत सिंह की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अपनी भूख हड़ताल 116 दिन के बाद 5 अक्टूबर 1929 को तोड़ी। जी हाँ दोस्तों, पूरे 116 दिनों के बाद। है ना कितनी हैरानी की बात। दोस्तों, 116 दिन की भूख हड़ताल के कारण भगत सिंह का वजन 60 किलो से 53 किलो हो गया था। दोस्तों, 26 अगस्त 1930 को भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129 व 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 एवं 6F के तहत दोषी करार दिया गया तथा 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा और अन्य सभी क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 फांसी का दिन। दोस्तों, पहले तो भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी 24 मार्च 1931 को सुबह देनी थी, किंतु भारतीय जनता में इनकी फांसी को लेकर काफी आक्रोश था, जिसके कारण उन्हें 23 मार्च को ही फांसी देने का निर्णय दिया। दोस्तों, जेल के अधिकारियों ने उन्हें सूचना दी कि फांसी का वक्त नजदीक आ गया है। तब वे एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर कुछ देर बाद उन्होंने किताबों को छत की ओर उछाल कर कहा, ठीक है, अब चलो। दोस्तों, फांसी के तख्ते की ओर जाते समय भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव मस्ती से देशभक्ति गाने गा रहे थे और फांसी के तख्त पर खड़े होकर उन्होंने जोरदार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। वे लोग बहुत खुश थे क्योंकि वे देश के लिए अपना बलिदान देने जा रहे थे। अंततः 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इनकी फांसी से कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने इनके शरीर के कुल्हाड़ी से टुकड़े कर इन्हें बोरियों में भरकर जेल के पीछे के रास्ते से फिरोजपुर की ओर ले जाया गया, जहां मिट्टी का तेल डालकर इनके शरीर के टुकड़ों को जलाया जाने लगा। लेकिन जब गांव के लोगों ने आग जलती देखी तब वे करीब जाने लगे। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनके अधजले टुकड़ों को जल्दी जल्दी सतलज नदी में फेंका और वहां से भाग निकले। इसके बाद गांव वालों ने इनके शरीर के टुकड़ों को एकत्रित किया और विधिवत इनका अंतिम संस्कार किया और भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, जरा सोचिए, आज जिस आज़ादी का हम आनंद ले रहे हैं उसके लिए भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु ने कितना बड़ा बलिदान दिया। दोस्तों, आज जब मैं भगत सिंह एवं उनके साथियों के देश की आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष एवं उन पर हुए अत्याचारों की सच्ची कहानी पर जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, तब मेरे मन में उनके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। सोचिए, कितने महान थे वो लोग जो इतनी कम उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, और कितने महान हैं वो लोग जो आज भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और वक्त आने पर अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सम्मान करें उनका जो देश के लिए शहीद हुए और उनका जो देश की रक्षा हेतु बॉर्डर पर खड़े हैं। और दोस्तों, ये चैनल अभी नया है और हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें